Hello friends, welcome to your channel UPSC Decoded and welcome back to yet another The Hindu editorial analysis in just 15 minutes, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको कवर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और किस तरीके से आपके प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं. Plus, I hope that you are also aware that the date of the prelims 2021 CSE is postponed now. 27th of जून की बजाय अब 10th of October हो गई है. सो उसी हिसाब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. आपको कैसा लगा ये पोस्टपोनमेंट है? आर यू हैप्पी विद इट? आर यू नॉट वेरी हैप्पी विद इट? जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड नॉनदलेस वी कांट डू मच अबाउट इट बिकॉज anyway we have to prepare for the exam. जब भी डेट हो, जब भी एग्जाम हो, हमको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि उसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए. So you have the various initiatives from UPSC Decoded that give you quality content and at the same time that save you a lot of time, precious time. Time is money, time is important and time really can help you become an IAS officer. तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की. देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से एडिटोरियल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं आज. तो जो पहला आर्टिकल है दिस वन, द मेन आर्टिकल, द क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मस्ट एंड. This one is from an exam perspective not important because it is talking about the coup in Myanmar. कल हमने coup की बात की थी. म्यांमार में किस तरीके से वहाँ पे मिलिट्री जनता atrocities कर रही है, civilians are being killed and there is widespread condemnation from across the world. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है कि वहाँ पे कई सारे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं म्यांमार में. प्लस चाइना का भी एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से चाइना में जो यूगर माइनॉरिटी है शिंगजियांग रीजन में, तो आपको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में आता रहता है फ्रीक्वेंटली. शिंगजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन, यहाँ पे काफ़ी सारे डिसअपीयरेंसेस होते रहते हैं, टाइम पे आता रहता है न्यूज़ में. सो एज सच it is about Myanmar, China and all these countries. So from an exam perspective this is not important. Let's move on to the second article, that is temporary respite. Price stability must be maintained even as steps to boost demand are taken. तो ये जो आर्टिकल है इसके जो फिगर्स हैं, फिगर्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिगर्स विल कीप चेंजिंग. हर महीने इस तरीके के जो डेटा है वो स्टेटिस्टिक्स आते रहते हैं एनएसओ से. बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए. सो वी विल सी दैट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. प्रीलिम्स से रिलेटेड है जो टॉपिक है, आपको प्रीलिम्स में काम करेगा. द डेटा एज आई सेड डेटा वुड चेंज. तो अभी तो बोल रहे हैं कि अच्छा डेटा है बिकॉज डेटा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि लास्ट ईयर इस टाइम तक लॉकडाउन लग चुका था और मैन्युफैक्चरिंग और जो बाकी जो रिटेल इन्फ्लेशन और सारी चीज़ें बेसिकली काफ़ी टॉपसी टर्वी में थी. सो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इट इज़ बेटर बट नॉनदलेस यू नो व्हाट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी. व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन? नंबर 1, रिटेल इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, दैट इज एट द कंज्यूमर लेवल. अगर आप किसी दुकान में जैसे राशन लेने जाते हो, आटा चावल वगैरह लेने जाते हो, तो वो रिटेल इन्फ्लेशन होता है. दैट इज द चेंज इन द prices of goods and commodities at the ground level, that is retail inflation, which is represented by CPI, which is consumer price index. So CPI reflects the retail inflation at the ground level for the consumers. हम wholesale में deal नहीं करते, right? We are not businessmen, we are just common people, and the common people for them we have the consumer price index that is representing the retail inflation. I hope this is clear to you. Now the second thing is NSO, that is National Statistical Office, because यही जो ऑर्गेनाइजेशन है डेटा रिलीज करती है हर महीने रिटेल से रिगार्डिंग, और भी कई सारे डेटा रिलीज करते रहती है टाइम पे जो हम डिस्कस करेंगे विद सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स. बट द NSO is a body which is under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए बाय द वे एज अ फैक्ट फॉर योर पीटी दैट NSO इज अंडर विच मिनिस्ट्री? इज NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? बिकॉज इट कुड बी कंफ्यूजिंग, राइट? और मे बी इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, but it is under Ministry of Statistics and Program Implementation. I hope this is also clear to you. So the latest retail inflation and industrial output data. So एक तो industrial output data है NSO and retail inflation that is CPI. Again कौन रिलीज कर रहा है? ये NSO. अब एक और चीज़ है
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP. सो IIP इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट IIP से रिलेटेड प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है एंड देयर इज अ गुड चांस दैट इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, बिकॉज बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है इकोनॉमी की हेल्थ. इकोनॉमी में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग अलग सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल किस लेवल पे ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जज किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है. और ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है जो इंडेक्स है कि वो जीडीपी कैलकुलेशन में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में, फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में, या जो भी उनको बजटिंग वगैरह करनी है, अकॉर्डिंगली दैट इज डन कीपिंग इन माइंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो दिस index is really important for all the government policies and otherwise also in the manufacturing sector also this is important, which shows that what sort of activity is going on the ground. तो समझते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है और कौन कौन से इसमें थीम्स आती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं. सो यू कैन सी दैट दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स. I have taken this thing, the snippet from there. The index of industrial production is an index which shows the growth rates in different industry groups of the economy in a stipulated period of time. हर महीने रिलीज करता है CSO, the same organization which is under Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, जिसकी हमने अभी बात की थी. CSO again it is under that. So IIP index is computed by this organization on a monthly basis. हर महीने, जैसे CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, या जो रिटेल इन्फ्लेशन, इस तरीके से जो डेटा होते हैं वो मंथली बेसिस पे रिलीज होते हैं. बट इसमें लैग होता है, देयर इज अ लैग ऑफ 6 वीक्स, 6 वीक का लैग होता है. फॉर एग्जाम्पल डेटा कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद 6 हफ्ते बाद वो डेटा रिलीज होता है. सो एज सच देयर इज अ लैग of 6 weeks that is there. So IAP is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups classified under classification. You can see over here the first one is broad sectors, namely mining, manufacturing and electricity, and second is यूज बेस्ड सेक्टर्स, नेमली बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं. सो यू कैन सी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों सेक्टर्स हैं, बिकॉज ओवरऑल जो कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड एज सच वी हैव सम अदर सेक्टर्स ऑल्सो लाइक बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कार्स, right? There's a lot of demand for cars these days with the rising middle classes. So कार में जो टायर्स हैं, टायर्स के लेट्स से देयर इज कंपनी कॉल्ड MRF. अब टायर तो एज सच इट इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट? वी डोंट गो टू द मार्केट एंड बाय अ टायर, वी बाय अ कार, राइट? वी बाय अ स्कूटर और स्कूटी और वट एवर. सो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, जिसका खुद का अपना यूटिलिटी एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नॉट देयर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सम बिगर प्रोडक्ट और गुड. सो दैट इज इंटरमीडिएट गुड. सो ये जो सारा सेक्टर्स हैं सारे के सारे दे आर अंडर दिस IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और इन सब सेक्टर्स में जो ग्रोथ होती है, अलग अलग सेक्टर्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो डिटरमिन करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल पर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, गुड, बैड, अगली. सो ये सारा इस इंडेक्स से हमको पता चलता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Okay, let's move on to another article, which is this one. So let's see what is this article about. इस article में आपको prelims से related एक छोटा सा fact है, but it could be important because COVID pandemic है, तो उससे associated कुछ भी पूछा जा सकता है exam में. You can see this mucormycosis. थोड़ा सा मुश्किल है नाम प्रोनाउंस करने में, बट nonetheless this is something which can be asked from science, maybe biology, and that way it is something which is going to be important for your prelims 2021. So mucormycosis risk mitigation in the COVID battle. Diabetes control can lower the chances of dangerous side effects of COVID-19 treatment such as this fungal infection. So basically it is a sort of fungal infection and which is very detrimental to the lungs of a person, and there are other symptoms also we will just see. तो प्रीलिम्स में आपकी मदद करेगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है. तो स्पेसिफिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल फिनिश एट दैट, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, हमको डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल सी दैट व्हाट इज टू बी नोटेड डाउन ओवर हियर.
So the new fear after the treatment of COVID-19, especially in an ICU setting में ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की. Contracting a severe disease known as mucormycosis. It is a serious but rare fungal infection. So please note it down. Fungal infection. It is not bacterial. It is not otherwise. Caused by a group of fungi known as mucormycetes. So it's a group of fungi caused by this particular group. You can see the name over here. Mucormycosis usually affects people who have poor immunity. So कौन से vulnerable groups हैं who have poor immunity? Just a second, let me clear it up. Poor immunity, I hope it's better visible to you, and those with uncontrolled diabetes that have the highest risk of developing it. तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड लेवल का, वो ज़्यादा बहुत वनरेबल है इस पर्टिकुलर डिजीज से. प्लस देर आर सम अदर ग्रुप्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव मैलिग्नेंसीज लाइक कैंसर एटसेट्रा, HIV, AIDS, and those who have been treated with medicines such as deferoxamine फॉर आयरन ओवरलोड कंडीशन. तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो गया, बट इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछेगा, बट आपको बेसिक पता चल गया है कौन कौन सा वनरेबल ग्रुप हैं इसके अंडर में. और एक और चीज़ कि इसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा इन ब्रीफ. व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. रेडनेस हो जाती है आईज में, बल्जिंग ऑफ आईज हो जाती है विच इज़ नोन एज प्रोप्टोसिस, and then eventually it may lead to paralysis of some eye muscles or even blindness. So ये जो प्रॉब्लम है mucormycosis, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. प्लस इट कैन स्प्रेड टू ब्रेन ऑल्सो, एंड ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको पता है कि कितना खतरा होता है, राइट. अदर फॉर्म्स ऑफ दिस प्रॉब्लम include the pulmonary form in which lungs are mainly involved. So respiratory problems हो जाती हैं, lungs में problem हो जाएगी, तो naturally it will be very dangerous for a person. So that way it is saying that हमको diabetes control करनी है, diabetes का level control में रहेगा, तो ये प्रॉब्लम भी कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज डायबिटीज इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अपना रेजीम बनाना पड़ेगा, फूड रेजीम एंड योर शेड्यूल ऑल्सो, सो दैट वी आर, इफ somebody is a diabetic, not in that condition wherein we would contract this particular problem. So ये इसका ब्रीफ है. अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले आर्टिकल पर, विच इज़ अबाउट द असम ब्रू. असम में कुछ हो रहा है, समथिंग इज ब्रूइंग इन असम. लेट्स सी व्हाट इज ब्रूइंग इन असम. आपको पता है रिसेंटली इलेक्शंस में असम में नासच द चीफ मिनिस्टर हैज बीन चेंज. नाउ इट इज हिमंता बिस्वा शर्मा रादर देन सर्बानंद सोनोवाल. सो द चीफ मिनिस्टर हैज बीन चेंज. और ये वाला जो न्यूज़ है इट्स लाइक गिविंग क्रेडिट टू हिमंता बिस्वा शर्मा कि किस तरीके से उन्होंने जो विक्ट्री है वो इंजीनियर की है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और किस तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं ओवरऑल विक्ट्री दिलवाने में. एज सच दे कुड नॉट इग्नोर हिम. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, पोलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ फॉर अस नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विच इज़ रिगार्डिंग NRC वगैरह के. जिन लोगों को नहीं पता, आई एम श्योर दैट आपको पता होगा NRC के बारे में, सबने सुना हुआ, बट एक ब्रश अप कर लेते हैं फैक्ट्स को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. प्लस यू वुड रिमेंबर what exactly are the figures that you have to write in your GS paper. So GS में आपकी हेल्प करेगा, and you can write some of these facts over there in your GS papers. Let's see what are those facts. Mr. Sharma's government has already moved to the Supreme Court for re-verification of the Assam's NRC. NRC process जो चल रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, फाइनल ड्राफ्ट भी आ गया था. उसके बाद तो इंक्लूजन एरर्स के और एक्सक्लूजन एरर्स के बहुत सारे एलिगेशन थे, वट एवर दैट बी. बट इनकी जो गवर्नमेंट है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गई है फॉर री-वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ NRC, कि दोबारा से उसको चेक किया जाए, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को जिनको सिटीजनशिप देनी चाहिए थी उनको नहीं मिली है, और जिनको नहीं देनी जानी चाहिए थी उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है. एज सच दे आर लाइक फॉरेनर्स, इलीगल इमिग्रेंट्स इन द कंट्री. उसके लिए दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए. सो दिस इज अबाउट इट. So the final draft of the NRC published in August 2019. Please remember this because Assam के ऊपर कोई इस तरीके से टॉपिक आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में,
आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल है असम में, एक्सेप्ट इन द ट्राइबल एरियाज। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर असम, और असम में भी नॉन ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल है। और वहाँ पे भी थोड़े पीरियड में लगभग 3-4 महीने की बात कर रहे थे, अभी तो मैटर स्टेटस क्वो मेंटेन्ड है, बट लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट इन फ्यूचर। और एनआरसी के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। एंड एक्सक्लूडेड, इट हैड एक्सक्लूडेड 19 लाख आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स, लगभग 19-20 लाख को एक्सक्लूड कर दिया। यू कैन नोट डाउन दिस एग्जैक्ट फिगर 19 लाख। एंड establishing them as Indian citizens. The CM wants up to 20% re-verification of the NRC for areas bordering Bangladesh and 10% for interior areas. So जो areas बांग्लादेश को border कर रहे हैं वहाँ पे naturally the number is higher at 20% because there would be a lot of illegal immigrants rather than those areas that are inside of Assam that are interior areas, which is just 10% re-verification that the Chief Minister wants. The BJP's evasive position on Citizenship Amendment Act. So Citizenship Amendment Act असम में बहुत controversial है, just like NRC. और Citizenship Amendment Act असम में as I said applicable होगा in the non-tribal areas, बाकी नॉर्थ ईस्ट में नहीं applicable है. And the people of Assam, they don't want Citizenship Amendment Act to be implemented in Assam. Please remember this because जो Assam Accord हुआ था, there was something called as Assam Accord. राइट, तो इंडिजिनस लोगों का प्रोटेस्ट था। देयर वाज दिस मूवमेंट अगेंस्ट फॉरेनर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स अगेंस्ट द बंगालीज, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। सो असम अकॉर्ड ऑफ 1985, they say that it violates the spirit of Assam Accord of 1985 Citizenship Amendment Act because it says that जो foreigners हैं in this particular context बांग्लादेश से, like बांग्लादेशी हिंदूज एंड क्रिश्चियंस और वट एवर अलग अलग रिलीजन से, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड दे डोंट वांट इवन द हिंदूज टू बी ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ Assam, that means the citizenship of India. So that way it is pretty controversial, and that way BJP is doing a balancing act, especially चुनाव में काफी balancing act किया है. So it has had this evasive position on the back of which it is saying that the BJP won the elections over there because इन्होंने बहुत clear cut stand नहीं रखा है लोगों के सामने, as such the people were confused and the BJP could evade it, but अभी evade नहीं करना चाहिए any further. They should make it very clear as to what is their stand on this. तो ये तो रहा फर्स्ट पेज का एडिटोरियल. दूसरे पेज में देखते हैं क्या न्यूज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में. पहला वाला तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल प्रिजर्स का है, नॉट यूजफुल फॉर अस. यहाँ पे एक चीज़ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन. हेल्थ एंड एजुकेशन एक टॉपिक है GS2 में, और हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक है ये एजुकेशन से भी रिलेटेड और हेल्थ से, दोनों से. इट्स एन इंटरसेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड एजुकेशन, एज सच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो देखते हैं क्या हम डिराइव कर सकते हैं अपने पेपर के लिए, एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से. रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन एंड अनफेटर्ड मार्केट अप्रोच इज नॉट द आंसर टू द हेल्थ वर्कफोर्स क्राइसिस. तो जो ऑथर है उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से सिस्टम बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, काफ़ी सारी जगह में क्रंच हो रहा है, शॉर्टेजेस हो रही है हेल्थ वर्कर्स की, तो हेल्थ वर्कर्स को हमको नंबर बूस्टअप करना पड़ेगा, उनका नंबर. और का जो नॉर्थ स्टेट्स हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में वो ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं एज कम्पेयर टू साउथ, बिकॉज साउथ में ओवरऑल द नंबर इज गुड. द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो in northern states is far short of required norm, while in the southern states except for Telangana they have enough doctors in possession. So अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे important, rather one of the most important things is medical education, that is the numbers of doctors. अगर जब तक हेल्थ वर्कर्स नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स वगैरह नहीं रहेंगे, तो फिर आपके पास कितना भी अच्छा ढांचा हो, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इट इज जस्ट यूजलेस. सो इट इज सेइंग दैट वी हैव the northern areas of the country, like these areas where the stress can be felt, doctors नहीं है. और आपको पता होगा, just go to any rural area in UP. I have been there for a long time by the way, and I'm sure that many of you yourselves will be from UP and Bihar and northern areas like Madhya Pradesh etc. और आपको पता होगा किस तरीके से रिमोट इलाके में, नॉट इवन रिमोट, थोड़ा सा सिटी से बाहर चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं. अगर हॉस्पिटल होगा भी, बिल्डिंग खड़ी भी है, उसके अंदर जाओगे तो
देयर इज़ नो डॉक्टर, इक्का दुक्का डॉक्टर होगा या लंबी लाइन लगी होगी या डॉक्टर्स ही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो बहुत बुरे हाल है, राइट। तो साउथ में इट इज़ मच बेटर विद द एक्सेप्शन ऑफ तेलंगाना, नॉर्थ में काफ़ी बुरा हाल है। अब क्या करना चाहिए, तो इसमें ये बोल रहे हैं जो ऑथर की गवर्नमेंट का फोकस है कि प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ पे एक बड़ा रोल दे दो ताकि ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाए। वी विल हैव मच मोर डॉक्टर्स, वी विल हैव मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट इज़ सेइंग दैट वी शुड नॉट डू इट। हमको ये नहीं करना चाहिए बिकॉज प्राइवेटाइजेशन करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इनफैक्ट इट इज पर्टिकुलरली कोटेड दिस प्रपोजल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग्स प्रपोजल of allowing private entities to take over district hospitals for converting them into teaching hospitals with at least 150 MBBS seats. So नीति आयोग क्या आपको पता है उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको, तो लेकिन उसके प्रपोजल क्या है। सो वन ऑफ द प्रपोजल्स इज दिस, इनफैक्ट यू कैन नोट डाउन दिस प्रपोजल ऑल्सो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेल्थ या एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आप ये पर्टिकुलर जो सजेशन है नीति आयोग का वो मेंशन कर सकते हो। नाउ दिस ऑथर हैज नॉट अग्रीड विद दिस यू बाय द वे, बट जरूरी नहीं है कि हमको एग्जाम में वो ही लिखना है जो ऑथर बोल रहे हैं, हम वो भी लिख सकते हैं जो ऑथर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमको अलग अलग ओपिनियन देनी है, हमको अलग अलग सजेशंस देने हैं अपने एग्जाम में, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता रहे कि द एस्पिरेंट हैज रिटन X, Y, Z, all the options, possible suggestions, and it is up to the government as a potential civil servant the aspirant represents to take up those suggestions or not. So ये सजेशन से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे कि इस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनको 150 MBBS सीट्स में वहाँ पे आप उनको प्राइवेट एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर दोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में, तो जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में, जो गरीब है, सबसे पहले कहाँ जाता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चारों तरफ से आते हैं अपने इलाज के लिए। आपने देखा होगा किस तरीके से न्यूज़ में इस बहुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं, एंड दैट इज इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स फ्रॉम द पुअर पीपल, दैट इज देयर लास्ट रिजॉर्ट, राइट। अगर वहीं पे प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, विच विल लीड टू द शटिंग आउट ऑफ द पुअर। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई लेट्स से स्टूडेंट है रूरल एरिया में, ही इज प्रॉमिसिंग ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, तो वो कैसे इतना महंगे कॉलेज में पढ़ेगा, कैसे अपने को फंड करेगा? एंड दैट इज द सेकेंड रीजन वाई वी शुड नॉट डू इट, बिकॉज वो जो एस्पिरेंट है, मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट, उसी गांव का है, आसपास के गांव का है, और पास में कोई मेडिकल कॉलेज है, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और वहाँ पे वो पढ़ना चाहता है सरकारी हॉस्पिटल में। अभी तो अफोर्ड कर सकता है, बट बाद में अफोर्ड कैसे करेगा? और इस वजह से जो लोग वहाँ पे रहना चाहेंगे भी, रूरल एरियाज में सर्व करना चाहेंगे भी, बीइंग द नेटिव्स लोकल्स ओवर देयर, वो भी नहीं कर सकते। और जो लोग बाहर से आएंगे वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, एक हेफ्टी फीस देनी पड़ेगी, बिकॉज दे वुड बी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड एज सच थोड़े टाइम बाद जब भी उनका कोर्स पूरा हो जाए वो वापस जाएंगे। अगर उनका मन करे रूरल एरिया में रुकने का तब भी नहीं रुकेंगे, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर एंड दे वुड वांट टू रीगेन देयर इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। सो ये भी बोल रहे हैं कि जो PPP का मॉडल है ये भी फ्लॉप हो चुका है। दिस इज ऑल्सो नॉट एडवाइसेबल, बिकॉज PPP में भी जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, दैट हैज बीन शेल्फ्ड ओइंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द अग्रीमेंट कंडीशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, अंडर विच दे वर ऑल्सो सपोज टू केटर टू नॉन पेइंग पेशेंट। सो हमारा एक्सपीरियंस बोला इंडिया का पास्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा है, एंड एज सच वी शुड नॉट go for this as well. There should be 100% publicly funded, publicly run and publicly managed hospitals and health infrastructure that we should have in the country. This is what the author is saying. But आप ये लिख सकते हो। So see, आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। ऑथर ये बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि दैट इज लाइक 100% करेक्ट, आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। एंड वन ऑफ द गुड पॉइंट्स इज टू गो फॉर PPP, एंड दैट इज हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस थिंग इन योर आंसर। Okay दोस्तों, so we are done with this article also. You can make use of this, make use of the important points in your GS2 on the health and education. Education में मेडिकल एजुकेशन, किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं इंडिया में, और किस तरीके से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको अच्छा करना चाहिए
So you can suggest नीति आयोग का जो ओपिनियन है, जो सजेशन है. You can also make use of this PPP वाला अरेंजमेंट, एंड देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट किस तरीके से हमको हेल्थ वर्कफोर्स को भी ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और किस तरीके से जो रीजनल इम्बैलेंस है जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का है वो भी हमको ख़त्म करना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. So I hope you found this analysis fruitful. If you like the analysis, just give me a thumbs up, and also don't forget to subscribe to the channel. I will see you next time. Till then, take care.